दामन जब कहता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा कुत्ता बन के नहीं रहना चाहता, ये सुन के यूरियल थोड़ी देर तक चुपचाप आस पास की जगह को देखता है जहाँ पे इधर उधर कई ढेर सारे कपड़े बिखरे हुए थे और कुछ उस तरह के टॉयज भी थे। ये सब देख के वो दामन से कहता है कि जिस तरह से तुम अपनी जिंदगी जीते हो, मुझे तो ये डर है कि तुम जिंदगी भर मेरे कुत्ते ही रहोगे। मैं तुम्हारे 1000 पॉइंट्स काट रहा हूँ। अपनी पेनल्टी लेने के लिए तुम इस मंथ के एंड में आके मुझसे मिलना। ये कहते हुए यूरियल के हाथ में पासिंग स्कोर वाली बुक अपीयर हो जाती है और उसकी इंडेक्स फिंगर से एक गोल्डन कलर की चेन निकलती है जिसका दूसरा एंड दामन के गले में था, एक बेल्ट की तरह। ये सीन दिखने में ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ओनर ने अपने कुत्ते को पकड़ा हो। यूरियल को ऐसे करते हुए देख के दामन उससे पूछता है, क्या तुम मेरी प्राइवेट लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुन के यूरियल जोर से चेन को अपनी ओर खींचते हुए सीरियस टोन में बोलता है, मैं तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन क्या नरक में ऐसा कोई है जिसके साथ तुम सोए नहीं हो? तुम सबके साथ सो चुके हो। यूरियल ने उस चेन को इतनी जोर से खींचा था कि दामन को बड़ी जोर का दर्द होता है। यूरियल की बात सुन के दामन थोड़ी देर तक चुपचाप उसे देखता है और फिर हल्की सी स्माइल के साथ उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, तुम, ल्यूसिफर और कुछ अननोन डेमन्स, मैं इनके साथ नहीं सोया अभी तक। दामन की बात सुन के यूरियल खुद से कहता है, तुम सच में इस चीज का ट्रैक रख रहे हो? ये सोच के वो पासिंग स्कोर वाली बुक खोलता है और दामन के 100 पॉइंट्स कट करते हुए कहता है, दामन, गॉड बनना छोड़ दो। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें वर्शिप करता हो। दामन चुपचाप यूरियल की बातें सुन रहा था। फिर वो अपने गले में लगी चेन को धीरे धीरे अपने हाथ में रैप करते हुए यूरियल को अपने करीब खींचते हुए कहता है, तुम्हें पता है यूरियल, मैंने सुना है कि अगर कोई इंसान 30 साल की उम्र तक वर्जिन रहता है तो वो जादूगर बन जाता है, यानी कि विजार्ड। दुनिया के बनने के टाइम से लेके अभी तक वर्जिन रहने वाला एक ग्रेट विजार्ड होने पे कैसा फील होता है यूरियल? क्या तुम भी अपनी चाहतों से भर नहीं चुके हो जिन्हें अब रिलीज करने की जरूरत है? तुमने इतने सालों से जितना सब रोक रख के रखा है, उतनी देर तक तो स्कारब बीटल भी नहीं रोकता खुद को। गाइस, यहाँ पे दामन ने स्कारब बीटल्स का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि हंसी मजाक में ऐसा बोला जाता है कि स्कारब बीटल्स बहुत देर तक एक्टिव रहते हैं मीटिंग के दौरान। इसीलिए दामन यूरियल को टीज करते हुए बोल रहा है कि इतनी देर तक तो स्कारब बीटल्स भी नहीं टिकते जितनी देर से तुम अपने अंदर सब कुछ भर के टिके हुए हो। ये बोलते हुए वो चेन को पुल करते हुए यूरियल को अपने करीब खींच लेता है। तभी यूरियल अपनी पावर से उस चेन को गायब करते हुए वापस से अपने पास रख लेता है और सीरियस टोन में कहता है, मुझे उस तरह की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? यूरियल के इतना बोलते ही दामन तुरंत उठ के खड़ा होता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे पूछता है, तो फिर तुम उस लिटिल डेविल के साथ बिस्तर में लौट क्यों रहे थे? गाइस, अगर आपको याद ना हो तो दामन उस सीन की बात कर रहा है जब यूरियल और ल्यूसियन एक ही बिस्तर पे थे और ल्यूसियन ने कस के यूरियल को हग कर रखा था। पिछले पार्ट में आप सब देख सकते हो अगर आपको याद ना हो तो। दामन का सवाल सुन के यूरियल सबसे पहले उसके हाथ को अपने कंधे से हटाता है और फिर उसका क्वेश्चन इग्नोर करते हुए दूसरी ओर देखते हुए कहता है, तुम बस अपना काम अच्छी तरह से करने में फोकस करो। अगर ल्यूसियन कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है तो अपने थंडर से उसे एक जले हुए सांप में बदल देना, समझे तुम? दामन भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी उंगली से धीरे से यूरियल के गाल पे पोक करते हुए जवाब देता है, समझ गया। मैं उसे तब तक रोस्ट करूंगा जब तक वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम नहीं हो जाता। पर वो लिटिल डेविल तो ल्यूसिफर का बेटा है ना? ये पूछते हुए दामन अपने दोनों हाथ फोल्ड करके जाके यूरियल के सामने खड़ा हो जाता है, उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए, और फिर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन में आगे पूछता है, उस लिटिल डेविल की मॉम कौन है? कहीं वो लिलिथ? दामन की बात अभी पूरी भी नहीं हुई होती है कि तभी यूरियल गुस्से में उसके गाल पे जोर से एक चांटा मारता है।
वो थप्पड़ इतना स्ट्रॉन्ग था कि दामन दर्द में कराहने लगता है। दामन को छांटा मारने के बाद यूरियल खतरनाक आंखों के साथ उससे कहता है, सोच समझ के बोलो। यूरियल के मारे हुए थप्पड़ का निशान अब तक दामन के गाल पे छप चुका था। उसके हाथ से बिजली निकलने लगती है और वो फ्रस्ट्रेटेड टोन में यूरियल से कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं इसका बदला नहीं लूंगा? दामन अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके दूसरे गाल पे यूरियल का दूसरा थप्पड़ पड़ जाता है और ये तो पिछले थप्पड़ से भी ज्यादा दर्दनाक था। दोनों गालों पे 2 थप्पड़ खाने के बाद दामन की शक्ल अब कुछ ऐसी हो चुकी थी। मुझे तो इसके गाल पे ये थप्पड़ के निशान देख के बड़ी हंसी आ रही है गाइस। दामन यूरियल को गुस्से वाली नजरों से देख रहा था, पर यूरियल भी कम नहीं था। वो भी दामन को ऐसे देख रहा था जैसे उसे अभी के अभी खत्म कर देगा। दामन चाहता तो वो यूरियल के ऊपर थोड़े वार कर सकता था अपनी थंडर से, पर फिर वो ऐसा कुछ नहीं करता और अपना चेहरा दूसरी ओर करके वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। यूरियल गहरी सांस लेते हुए दामन को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद हमें हेल के जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पे हेल के डेमन वर्कर्स अपना बैग लेके जाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। क्योंकि अब काम खत्म हो गया है तो क्या तुम पैनकेक खाना चाहोगे? हाँ चलो चलते हैं, कल मिलते हैं लॉर्ड शीथ, बाय। ये बोलते हुए डेमन वर्कर्स वहाँ से जाने लगते हैं। शीत भी वहीं स्टेयर्स पे ही था अपनी शैडो के फॉर्म में। वो भी वर्कर्स को हाथ हिला के बाय करता है और फिर ऊपर जाके एक ब्लैक ड्रॉर खोल के उसके अंदर घुस जाता है। उस ड्रॉर के अंदर शीत का एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे सारा सामान मौजूद था। उसे बहुत नींद आ रही थी तो इसीलिए वो तुरंत बेड पे चला जाता है। शीत लेटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ड्रॉर के बाहर ग्लो होती हुई लाइटनिंग पे जाती है और वो तुरंत टर्न होके मन में सोचने लगता है कि ये लाइटनिंग क्यों है। शीत अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक मजबूत हाथ तुरंत कस के उसे पकड़ लेता है। गाइस, ये हाथ देख के तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये कौन है। बिल्कुल सही, ये दामन ही था। वो शीत को पकड़ के अपने हाथ के ऊपर बिठाता है और उससे पूछता है, तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम तो किसी काम के नहीं हो। शीत दामन के हाथ के ऊपर बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। दामन को अपने सामने देख के वो मन में सोचने लगता है कि ये यहाँ क्यों आया है। ये सब सोच के वो धीरे से दामन का नाम पुकारता है, दामन। शीत के मुंह से अपना नाम सुन के दामन उसके गाल को पिंच करते हुए पूछता है, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ तो तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? इस पे शीत धीरे से बोलता है, दामन ग। गाइस, चाइनीज में अपने से बड़े मेल को ग कह के पुकारते हैं, इसीलिए शीत दामन को दामन ग बोल रहा है। दामन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और शीत की ओर देखते हुए कहता है, क्या यही तरीका है अपने गॉड को रिस्पेक्ट शो करने का? परछाई में छिपना बंद करो। ये कहते हुए दामन अपनी पावर यूज करता है और शीत को उसके डेमन फॉर्म में ला देता है। कुछ भी कहो गाइस, पर शीत दिखने में काफी सुंदर है। इसके फीचर्स कितने शार्प है ना। शीत डरते हुए नीचे जमीन पे बैठा हुआ था और उसके सिर का थोड़ा सा हिस्सा अभी भी गायब था। ये देख के दामन बोलता है, ओह डैम, तुम्हारे सिर में ये छेद क्यों है? ये कैसे हुआ? दामन का सवाल सुन के शीत तुरंत अपने बालों से जल्दी जल्दी अपने सिर को कवर करते हुए कहता है कि नहीं, कुछ नहीं है। पर दामन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो तुरंत शीत का चिन थाम के उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहता है कि मुझे अभी बताओ कि ये कैसे हुआ। शीत के पास अब कोई रास्ता नहीं था, अब तो उसे दामन को बताना ही पड़ेगा। ये सब सोच के वो सुबह का इंसिडेंट याद करता है, जिसे याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दामन को बताता है, आज सुबह मुझे ल्यूसियन को उठाने का ऑर्डर मिला था। गाइस, ल्यूसियन ने शीत के साथ सुबह क्या किया था ये तो आपको अगले पार्ट में ही पता चलेगा।